यस सर। तो क्या होता है जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ डायबिटीज़ 2 प्रकार की होती है। एक होती है टाइप 2 डायबिटीज़ और एक होती है टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो इंसुलिन बनना है ना, वो पूरा ही बंद हो गया रहता है। पर जो टाइप 2 डायबिटीज़ रहता है या जिसे बोलते हैं एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़, ये टाइप 2 इंसुलिन जो है, टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, पूरा ही इंसुलिन बनना है बंद हो गया रहता है। पर टाइप 2 डायबिटीज़ और बता देते हैं टाइप 2 डायबिटीज़, या बोल सकते हो अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़। अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ में इंसुलिन बन तो रहा रहता है, पर बहुत ही कम बन रहा रहता है। जितनी रिक्वायरमेंट रहती है उससे बहुत ही ज़्यादा कम बन रहा रहता है। मतलब जो रिलेटिव क्या होता है उसका, there is a relative lack of sugar लिखते हैं इसमें, यानी इंसुलिन, there is a relative lack of insulin। relative lack of insulin मतलब ये जो अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज है इसमें लिखते हैं relative lack of, बता देते हैं द इंसुलिन। अब ये रिलेटिव लैक क्या है, रिलेटिव मतलब किसी चीज से रिलेट करते हुए। तो अल्लो किससे रिलेट करते हैं, अल्लो जो पहले इंसुलिन बन रहा था ना उससे रिलेट कर रहे हैं। पहले नॉर्मल अमाउंट में इंसुलिन बन रहा था, अब जब टाइप 2 डायबिटीज़ या अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ हुई तो उससे बहुत ज़्यादा कम बनने लगा। इसीलिए बोलते हैं कि नॉर्मल से तो लैकिंग है, इसीलिए रिलेटिव लैक बोलते हैं। नॉर्मल से रिलेट करते बोलते हैं, इसीलिए रिलेटिव लैक बोलते हैं। हाँ कि ना? यस सर। तो इसमें क्या होता है, अंदर तो इंसुलिन देना पड़ता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में भी देना पड़ता है, पर उसमें बहुत ज़्यादा इंसुलिन देना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, कई बार है ना, सिर्फ उससे चल जाता है। जो पिल्स आती हैं या जो इसकी मेडिसिन आती है उससे चल जाता है। पर जब टाइप 2 डायबिटीज सीवियर हो जाती है, मतलब कि इसमें भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तब इंसुलिन देना पड़ता है। प्लस जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो उसमें पिल से निकल चलता, उसमें तो 100% ही इंसुलिन देना पड़ता है। और इंसुलिन के साथ पिल्स दी जाती है, ये बात याद रखना, ठीक है। फिर दूसरी बात, ये जो इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। अब सर ओरली क्यों नहीं ले लेते, मतलब माउथ के थ्रू नहीं क्यों नहीं ले लेते, क्योंकि इंसुलिन जो है वो एट दी एंड क्या है, एक प्रोटीनिशियस सब्सटेंस है। हाँ कि ना? ये सर। तो ये जब प्रोटीनिशियस सब्सटेंस है तो हमारा जो बॉडी है या जो हमारा स्टमक है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो इस इंसुलिन को डाइजेस्ट कर जाएगा। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। तो इसीलिए इसे सबक्यूटेनियसली लिया जाता है, मतलब इंजेक्शन के थ्रू स्किन के नीचे छोड़ा जाता है, जहाँ से ये टिश्यू फ्लूइड में मिलके वापस ब्लड वेसल में मिल जाता है। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। तो इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ का, इसे मैनेज कैसे किया जाता है, इसे मैनेज कैसे किया जाता है, मतलब इससे इसके साथ जिया कैसे जाता है, बाय टेकिंग बाय टेकिंग इंसुलिन बाय टेकिंग इंसुलिन। जब सीवियर केसेस होता है तब इंसुलिन लिया जाता है, बाय टेकिंग इंसुलिन एट रेगुलर इंटरवल, एट रेगुलर इंटरवल, एट रेगुलर इंटरवल। हाँ कि ना? यस सर। एट रेगुलर इंटरवल, ठीक है। एट रेगुलर इंटरवल, ठीक है। तो ये हो गया, बता देते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में जो जानना था, तो टाइप 2 डायबिटीज़ या अदर ऑनसेट डायबिटीज़ क्या है, इसमें इंसुलिन बनना बंद नहीं होता, सिर्फ कम हो जाता है। मतलब रिलेटिव लैक ऑफ इंसुलिन होता है और इसे मैनेज कर लिया जाता है बाय टेकिंग इंसुलिन एट रेगुलर लेवल, बाय टेकिंग इंसुलिन एट रेगुलर लेवल। हाँ कि ना? ये नहीं, इंटरवल, एट रेगुलर इंटरवल। हाँ कि ना? अब पता कैसे चलेगा सर कि डायबिटीज़ हो गया? जो हमारा यूरिन है, जब भी हम लोग कुछ भी टेस्ट करवाने जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो यूरिन और ब्लड सैंपल क्यों मांगता है, क्योंकि यूरिन में बहुत जल्दी डिजीज का दिख जाता है। बैक्टीरियल डिजीज जो पैथोजन से होती है वो यूरिन में दिख जाते हैं, पैथोजन। प्लस बता देते हैं डायबिटीज़ ये सब के भी दिख जाते हैं। जैसे यूरिन में अगर कीटोन प्रेजेंट है, अगर यूरिन में कीटोन प्रेजेंट है
तो उसे क्या बोलते हैं, कीटोनूरिया। उसे क्या बोलते हैं, कीटोनूरिया। कीटोनूरिया, हाँ कि ना। और बता देते हैं, अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है, और ग्लूकोज प्रेजेंट है तो उससे क्या बोलते हैं, ग्लूकोसिलिया। ग्लूकोस उलिया। ग्लूकोस उलिया, हाँ कि ना। यस सर। तो जब कीटोनूरिया और ग्लूकोसूरिया एक साथ दिखते हैं, मतलब कीटोन और ग्लूकोज की प्रेजेंस लगातार यूरिन में दिखती है या बहुत हाई अमाउंट में यूरिन में दिखती है, तो वो कहलाती है डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन। मतलब डायबिटीज मेलाइटस हुआ है, मतलब उसे डायबिटीज है। उसे डायबिटीज है, हाँ कि ना। यस सर, उसे डायबिटीज है। यस सर, उसे डायबिटीज है, ये मान लेते हैं। फिर उसके फर्दर चेकअप्स होते हैं फिर, ठीक है। और वैसे भी बता देते हैं, ब्लड में भी दिख जाता है तो ब्लड भी लेते हैं सैंपल। अब सर ये कीटोन हम लोग बता देते हैं एक्सक्रीलेटरी प्रोडक्ट है, इस एलिमिनेशन में भी पले थे, यहाँ पे भी पल है कीटोन हो गया। तो ये कीटोन आता कैसे है सर, कीटोन आता कैसे है, क्या होता है बेसिकली, या कीटोन की प्रेजेंस कैसे बता दे रही है। ग्लूकोज का तो चलो समझ में भी आता है कि जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज का अपटेक बढ़ाता है सेल के द्वारा, इसीलिए ग्लूकोज की प्रेजेंस ब्लड में कम होती है। तो अगर ग्लूकोज की प्रेजेंस ब्लड में कम है तो यूरिन में नहीं आना चाहिए, पर अगर ज़्यादा है तब यूरिन में फिल्ट्रेशन के दौरान आ जाएगा, ग्लूकोज लिए उतना नहीं हो पाएगा। ठीक है सर, इतना समझ में आता है सर, पर कीटोन क्यों, असल में क्या होता है, इंसुलिन जब ब्लड में नहीं होता ना तो सेल है ना, जो ग्लूकोज का अपटेक नहीं कर पाते, सेल है ना ग्लूकोज का अपटेक नहीं कर पाते, ये बात तो पता है। ये सर, तो क्या होता है, इन लोग एनर्जी के लिए, सेल एनर्जी के लिए फैट्स को भी तोड़ना चालू करते हैं। इसीलिए जब आप देखोगे डायबिटीज पेशेंट तो उसके हाथ पैर थोड़े पतला गए रहते, क्यों, क्योंकि जो फैट रहता है उसे बॉडी तोड़ना चालू कर देती है, उसे बॉडी को तोड़ना चालू कर देती है। और जब फैट तो तोड़ती है ना तो उससे क्या बनता है, कीटोन बनता है। उससे क्या बनता है, कीटोन बनता है। तो अगर फैट ज्यादा टूटेगा ना तो कीटोन बहुत ज्यादा रहेगा, कीटोन बहुत ज्यादा रहेगा जो यूरिन में दिखने लग जाएगा, हाँ कि ना। इसीलिए और क्यों आया फैट इतना ज्यादा, क्यों टूटा है, तो डायबिटीज यानी इंसुलिन ना होने के कारण ग्लूकोज सेल ले नहीं पा रहे हैं, हाँ कि ना। यस सर। तो इसका मतलब पता चल जाता है यार कि कीटोन की प्रेजेंस से फैट बहुत ज्यादा टूटता है, और फैट ज्यादा तब टूटता है जब ग्लूकोज लिया नहीं जाता। तो ग्लूकोज नहीं लिया जा रहा है सेल के द्वारा, और ग्लूकोज सेल के द्वारा लेने में मदद कौन करता है, इंसुलिन, हाँ कि ना। यस सर, ठीक है। तो अब बेसिकली बात करते हैं कि डायबिटीज पेशेंट के पास अगर ह्यूमन इंसुलिन नहीं है इनफ, यानी ह्यूमन का बॉडी उसके लिए इंसुलिन इनफ नहीं बना पा रहा है, तो अब वो करे क्या वो पेशेंट। तो पहले तो ऐसा नहीं था कि कहीं और से मंगवा लो दवाई ववाई, तो एट दी एंड कभी ना कभी तो सोचना पड़ा होगा यार इसमें ह्यूमन इंसुलिन बन नहीं रहा, अब इसके लिए दवाई कहाँ से लाए, इंसुलिन कहाँ से लाए। तो क्या करते थे पहले, इंसुलिन जो है, पहले जो इंसुलिन है पहले जो इंसुलिन है वो किससे एक्सट्रैक्ट कर लेते थे, वो एक्सट्रैक्ट कर लेते थे पेंक्रियास ऑफ, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेंक्रियास ऑफ, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेंक्रियास ऑफ, फ्रॉम पेंक्रियास ऑफ, फ्रॉम पेंक्रियास ऑफ slaughtered, slaughtered pig, slaughtered pig एंड कैटल, स्लॉटर पिग एंड कैटल, गाय बकरी ये सब, और बताते थे सुअर को जब स्लॉटर करते थे इन लोग तब उससे निकाला जाता था, ये तेरा यूरोपियन या यूरोप साइड होता था, तो और अभी अल्लाह तो ध्यान देते हैं ह्यूमैनिटी के ऊपर, हिस्ट्री पूरी तो खून से भरी है इनकी, और हम लोग तो ध्यान देते हैं। वापस आते टॉपिक पे, क्या होता है कि ये जो उस समय स्लॉटरलिन होती थी पिग की और कैटल थी उनके उससे पेंक्रियास से निकाल लेते थे, एक्सक्रेटेड फ्रॉम पेंक्रियास ऑफ स्लॉटर पिग और कैटल। और फिर बता देते हैं, सर आपने तो डॉग भी बताया था, हाँ वो बता रहा हूँ, जो बेंटेन एंड बेंट है, बेंटेन एंड बेंट है, ये दो वो है,
देते हैं, बोल सकते हो साइंटिस्ट हैं, क्या बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, साइंटिस्ट बोल सकते हो। तो उस समय सब चीज़ें एक जैसी हुआ करती थी। ठीक है, अभी तो फील्ड इतनी डीप हो गई है हालांकि इसीलिए अलग अलग हो जाता है, उस समय इतना ज़्यादा डिस्टिंग्विश नहीं था। तो इन लोगों ने 1921 में डॉग के पेंक्रियाज से क्या किया था, आइसोलेट किया था, आइसोलेट इंसुलिन किया था फ्रॉम डॉग पेंक्रियाज, हाँ कि ना। और उसका यूज करते डायबिटीज पेशेंट को क्योर किया था, उसका यूज करते डायबिटीज पेशेंट को क्या किया था, क्योर किया था, उसका यूज करते डायबिटीज पेशेंट को क्योर किया था। तो सर चलो मान लेते हैं ये ह्यूमन है, ये ह्यूमन है, ठीक है सर, ये ह्यूमन है। ये दूसरा कोई एनिमल है जिसकी बॉडी से हम लोग वो ले रहे हैं इंसुलिन, जिसकी बॉडी से हम लोग इंसुलिन ले रहे हैं, हाँ सर, ठीक है। तो सर ये दोनों स्पीसीज तो अलग अलग है, हाँ कि ना। यस सर, तो मैं बोलूँगा हाँ, इनके स्ट्रक्चर्स भी अलग अलग है, इनके मेटाबॉलिज्म भी अलग अलग रहेगा, हाँ सर। तो इनमें बनने वाला इंसुलिन में भी थोड़ा बहुत तो अंतर रहेगा ही, चाहे थोड़ा बहुत हो, रहता बहुत सारा है, पर लो मान लेते चलो थोड़ा सही है, तो है तो, हाँ सर है अंतर। तो फिर हम लोग इनसे ले रहे हैं तो क्या इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा होगा? तो मेरा आंसर है कि हाँ साइड इफेक्ट हो लाता है, साइड इफेक्ट हो लाता है, एलर्जी हो रही थी, इसीलिए तो देखा गया है यार, हम लोग बाहर से ले तो ले रहे हैं पर बहुत से में साइड इफेक्ट आ जा रहा है, बहुत से में और कोई बीमारियां आ जा रही हैं, हाँ कि ना, या एलर्जी हो जा रही है। तो साइड इफेक्ट या एलर्जी हो जा रही थी, तो क्या किए बेसिकली, फिर अल्लो ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करते इंसुलिन बनाया, फिर अल्लो ने डीएनए आर डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके इंसुलिन बनाया। तो अब बेसिकली पहले इंसुलिन के बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्या है, एक प्रोटीनीशियस हार्मोन। इंसुलिन बेसिकली है क्या, इंसुलिन बेसिकली है क्या, प्रोटीनीशियस हार्मोन है ये, प्रोटीनीशियस हार्मोन है, क्या है ये, प्रोटीनीशियस हार्मोन है, प्रोटीनीशियस हार्मोन है, हाँ कि ना। ये प्रोटीनीशियस हार्मोन है, सिंपल सी बात है, प्रोटीनीशियस हार्मोन है। दूसरी बात, ये किसके कितने अमाइनो एसिड तब बना लेता है, ये 51 अमाइनो एसिड तब बना लेता है, ये कितने अमाइनो एसिड तब बना लेता है, 51 अमाइनो एसिड तब बना लेता है। अब इसमें दो चेन होती है, अब इसमें दो चेन होती हैं बेसिकली, एक है अल्फा, यानी फिर एक है ए चेन और एक है बी चेन, एक है ए चेन और एक है बी चेन, हाँ कि ना, दो चेन होती है इसमें, ए चेन और बी चेन। ए चेन में कितने अमाइनो एसिड लेते हैं, 21 अमाइनो एसिड लेते हैं, 21 अमाइनो एसिड लेते हैं, अमाइनो लेते हैं, 21 अमाइनो एसिड तो अमाइनो लेती हो, ठीक है। और बीटा में कितने लेते हैं, बीटा में 30 अमाइनो एसिड लेते हैं, बीटा में कितने लेते हैं, 30 अमाइनो एसिड लेते हैं। अब अमाइनो एसिड क्या है, प्रोटीन की चेन बना ले, उनमें से एक है ए चेन एक है बी चेन, जब दोनों मिलती हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू तो इंसुलिन बना देती है, हाँ कि ना। यस सर, ठीक है। तो अभी ये जो ए चेन जो है वो 21 अमाइनो एसिड की और बी चेन जो है वो 30 अमाइनो एसिड की है। तो अमाइनो एसिड जनरली लीनियरली अरेंज होते हैं, तो आप वैसे देखें तो बी चेन लंबी होनी चाहिए ए चेन से, तो यस सर लंबी होती है, ठीक है। तो ये इसके पास दो पेप्टाइड चेन लेती है, इसके पास दो पेप्टाइड चेन लेती है, मतलब दो अमीनो एसिड की चेन लेती है, दो अमीनो एसिड की चेन लेती है, दो पेप्टाइड चेन लेती है, ठीक है, दो पेप्टाइड चेन रहती है। अब ये जो डायग्राम दिख रहा है ये इंसुलिन था, ये जो डायग्राम दिख रहा है ये इंसुलिन था, ये चेन कौन सी है, बी चेन, ये कौन है बी चेन, और ये कौन सी चेन है, ये है ए चेन, ये क्या है ए चेन, हाँ कि ना। और ये क्या है, ये है डाइसल्फाइड बॉन्ड, दोनों चेन किससे जुड़ी हुई है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से, किससे जुड़ी हुई है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई है, हाँ कि ना। दोनों किससे जुड़ी हुई हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई है, हाँ कि ना। ये सर दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। पर ये क्या है, ये है एक्टिव, ये क्या है, एक्टिव, या बोल सकते हो मच्योर इंसुलिन, एक्टिव या मच्योर इंसुलिन। बहुत से हार्मोन इंसुलिन के साथ साथ जो हार्मोन मतलब इनएक्टिव फॉर्म में सिंथेसाइज होते हैं मैमल्स में,
इंसुलिन जो है वो प्लो हार्मोन, मैमल्स में जो मैमल्स है इनमें जो इंसुलिन है, जो मैमल्स है इनमें जो इंसुलिन है इनमें जो इंसुलिन है वो प्लो हार्मोन के फॉर्म में सिंथेसाइज होता है। अब ये प्लो हार्मोन क्या है सर? प्लो हार्मोन होते हैं बेसिकली इनएक्टिव फॉर्म ऑफ हार्मोन, है कि ना? तो मतलब प्लो इंसुलिन के फॉर्म में सिंथेसाइज होता है, प्लो इंसुलिन के फॉर्म में सिंथेसाइज होता है जो बाद में एक्टिव होता है। तो ये क्या है? ये है प्लो इंसुलिन। ये क्या है बेसिकली? ये है प्लो इंसुलिन। ये जो मैंने नीचे बनाया है ये है बेसिकली प्लो इंसुलिन, हाँ कि ना? यस सर। तो इसमें ए चेन दिख रही है, इसमें बी चेन दिख रही है और इसमें एक और चेन दिख रही है। ये चेन क्या है? ये है सी चेन। ये है सी चेन। तो जब सी चेन रिमूव हो जाती है तब जाती है मच्योल या एक्टिव इंसुलिन में बदल जाता है। तब जाती है एक्टिव या प्लो इंसुलिन में, यानी एक्टिव या ताते मच्योल इंसुलिन में बदल जाता है, हाँ कि ना? यस सर। तो अब इसे क्या बोलेंगे? फ्री सी पेप्टाइड। इसे क्या बोलते हैं फिर? फ्री सी पेप्टाइड। तो एट दी एंड ये भी पेप्टाइड की बनी हुई है, हाँ कि ना? यस सर, एट दी एंड ये भी पेप्टाइड की ही बनी हुई है, हाँ कि ना? यस सर। अब क्या होता है बेसिकली कि मेन प्रॉब्लम यही आती है कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग इंसुलिन कैसे बनाएं, कैसे बनाएं जब वो प्लो इंसुलिन के फॉर्म में बनता है। मतलब कि हम लोग आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज तो कर ले, ह्यूमन जीन निकाल तो ले, पर दाते ते है ह्यूमन के अंदर ही ये प्लो इंसुलिन के फॉर्म में बन रहा है, ये प्लो इंसुलिन के फॉर्म में बन रहा है, हाँ कि ना? यस सर। तो मेन प्रॉब्लम यही थी कि उसे एक्टिव फॉर्म में कैसे बनाया जाए, उसे एक्टिव फॉर्म में कैसे बनाया जाए। तो इसका सॉल्यूशन किसने दिया? इसका सॉल्यूशन एली लिली, जो एक अमेरिकन कंपनी है, उसने पहली बार ई कोलाई की मदद से बनाया। जो एली जो एली लिली एक अमेरिकन कंपनी है, इसने पहली बार ये ई कोलाई की मदद से तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करते बनाया इंसुलिन। कब? जुलाई 5 जुलाई 5 जुलाई 5 1983 को इसने अपनी जो रिसर्च है वो सामने वर्ल्ड के लाई, हाँ कि ना? 1983 में इसने लाई। तो इसने पहली बार ई कोलाई का यूज करते इसने पहली बार ई कोलाई का यूज करते इसमें आरडीएनए टेक्नोलॉजी लगाते क्या बनाया? आर्टिफिशियल इंसुलिन या जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन बोलो ज़्यादा सही रहेगा। जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन इसने बनाया ई कोलाई का यूज करते। पर सर अभी तो एक प्रॉब्लम आ रही थी असेंबलेज का, असेंबलिंग में, कि एक्टिव फॉर्म में असेंबल होना चाहिए इंसुलिन, हाँ कि ना? तो इसने ई कोलाई का यूज करते कैसे बनाया बता रहा हूँ बेसिकली। इसने किया क्या? इसने इसने बहुत जबरदस्त चीज की। इसने क्या जबरदस्त चीज की? इसने बोला कि यार तुम लो तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, तुम लो तो प्रॉब्लम क्या आ रही है? यही प्रॉब्लम आ रही है ना कि इंसुलिन एक्टिव फॉर्म में बनना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, तुम लोग ए चेन और बी चेन अलग अलग बनवा लो और फिर दोनों तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दो। क्या बोला इसने? कि ए चेन अलग बनवा लो, बी चेन अलग बनवा लो और दोनों को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दो। मतलब सर इंसुलिन जो है वो ए चेन या बी चेन, ए चेन और बी चेन दोनों का बना हुआ है, हाँ कि ना? और दोनों किससे जुड़े हुए हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड से, हाँ कि ना? दोनों किससे जुड़े हुए हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ये एक डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये एक डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाँ कि ना? ये सर, दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए। तो इंसुलिन का जो जीन होगा उसमें ए चेन के लिए भी जीन होगा और बी चेन के लिए भी जीन होगा, हाँ कि ना? तो एक प्रकार की एक ई कोलाई के ग्रुप में ये डाल दो ए चेन और एक ई कोलाई के ग्रुप में बी चेन डाल दो, बी चेन का जीन डाल दो। तो एक ई कोलाई का ग्रुप सिर्फ ए चेन बना देगा और ए दूसरा ई कोलाई का ग्रुप बी चेन बना देगा। अब दोनों तो क्या कर लो? एक्सटलेट कर लो उस मीडियम से। अब दोनों तो उस मीडियम से एक्सटलेट कर लो और डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के दौरान दोनों को क्या कर लो? जोड़ दो। दोनों तो क्या कर लो? जोड़ दो डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो ये हमारा इंसुलिन तैयार हो गया, ये हमारा इंसुलिन तैयार हो गया। और प्लस ये ह्यूमन जीन से ही बना हुआ है तो कोई नुकसान भी नहीं होगा, कोई नुकसान भी नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, हाँ कि ना?
यस सर। हाँ कि ना? यस सर। तो एली लीनी ने किया क्या? दो डीएनए सीक्वेंस डाल देते हैं, प्रिपेयर किए, जो ए और बी चेन के ह्यूमन इंसुलिन से रिलेटेड थे, करस्पॉन्डेंट थे, हाँ कि ना? फिर उन्हें प्लाज्मिड में डाल दिया, और फिर उस प्लाज्मिड तो ई कोलाई के द्वारा अपटेक करवा लिया, हाँ कि ना? जिससे वो इंसुलिन की दो अलग अलग चेन बनाने लगा। एक ई कोलाई का समूह ए चेन बना रहा था, एक ई कोलाई का समूह बी चेन बना रहा था, हाँ कि ना? फिर उन्हें एक्सलेट किया गया और कंबाइन किया गया डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा, और बन गया हमारा ह्यूमन इंसुलिन। और बन गया हमारा ह्यूमन इंसुलिन और बन गया हमारा ह्यूमन इंसुलिन, हाँ कि ना? यस सर। अब मेन अब मेन आता है क्वेश्चन कि इंसुलिन तो डायरेक्टली एडमिनिस्टर कर दिया जाए ता देते हैं डायबिटीज पेशेंट में या नहीं, कि ओरली इंसुलिन तो दे दिया जाए या नहीं? ओरली क्यों नहीं दे देते इंसुलिन? इंजेक्शन क्यों मारते इंसुलिन तक? हाँ कि ना? ये एक क्वेश्चन आता है। ये जो पोस्ट में भी आ सकता है, इस साल आया भी था पोस्ट में, कि डायरेक्टली क्यों नहीं दे दे रहे इंसुलिन? इसलिए नहीं दे दे रहे तो जो इंसुलिन है वो तो एट द एंड प्रोटीन ही है ना। जो इंसुलिन है वो एट द एंड है क्या? वो एट द एंड प्रोटीन है। वो एट द एंड है क्या? प्रोटीन है, हाँ कि ना? यस सर। तो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन डाइजेशन के लिए एंजाइम लेंगे, वो इस प्रोटीन को भी डाइजेस्ट कर देंगे। वो इस प्रोटीन को भी डाइजेस्ट कर देंगे, हाँ कि ना? यस सर। तो अगर ये डाइजेस्ट हो गया, मतलब इस जिस फॉर्म में पहुंचना था उस फॉर्म में पहुंचा ही नहीं, ये तो अमीनो एसिड में टूट टूट के पहुंच रहा है हमारे ब्लड में, तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो फायदा ही नहीं हुआ, अल्लो काम क्यों कर लेते ताकि ये ज्यो का त्यों कोई हमारे ब्लड में पहुंच जाए, हाँ कि ना? तो क्या होगा कि हमारे ब्लड में ये पहुंच नहीं पाएगा, इसीलिए क्या करेंगे, इसे स्किन के थ्रू स्किन के नीचे इंजेक्शन के फॉर्म में मार देंगे। अब यहाँ पे जो टिश्यू रहेगा, इसके आसपास टिश्यू फ्लूइड तो रहेगा। अब टिश्यू फ्लूइड बह के किधर जाते हैं? लिम्फ वेसल में। लिम्फ रहता है ये बेसिकली, हाँ कि ना? और फिर लिम्फ वेसल आगे जाते किससे जुड़ जाती है? ब्लड वेसल से। तो यहाँ पे कोई डाइजेशन तो होता नहीं है, तो यहाँ से ये लिम्फ वेसल में जाके फिर ब्लड स्टेम में चल देगा, सिंपल सी बात है, हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। अब मेन एक क्वेश्चन आता है, दूसरा दूसरा टॉपिक चालू करने से पहले जीन थेरेपी के अंदर, कि क्या कोई बंदा हेरिडिटी डिजीज से गुजर रहा है, एक पर्सन है, एक पर्सन है मान लेते हैं, वो किससे गुजर रहा है? हेरिडिटी डिजीज से गुजर रहा है, या उसे पता है कि उसके पास एक हेरिडिटी डिजीज है उसकी बॉडी में, उसकी बॉडी में हेरिडिटी डिजीज है। और हेरिडिटी डिजीज क्यों आती है? जीन में चेंजेस होने के नाम से, जीन में म्यूटेशन या जीन में प्रॉब्लम होने के नाम से, हाँ कि ना? यस सर। हेरिडिटी डिजीज उसी नाम से आती है। ठीक है सर, इतना पता चल गया। तो क्या इसे मैं जीन थेरेपी, मतलब किसी थेरेपी के थ्रू ठीक कर सकता हूँ? तो क्या मैं इसे किसी थेरेपी के थ्रू डिलीट कर सकता हूँ? तो आंसर है यस। आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करते जो डिसऑर्डर जीन है या जो खराब जीन है, उसे हम लोग क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे नॉर्मल जीन से। तो हेरिडिटी डिजीज में हुआ क्या? जो एक डिफेक्टिव जीन हो गया, एक डिफेक्टिव जीन हो गया, हाँ कि ना? एक जीन डिफेक्टिव हो गया, हाँ कि ना? यस सर। एक जीन डिफेक्टिव हो गया, तो आर डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करते ही इसे क्या कर देते हैं? रिप्लेस कर देते हैं, इसे क्या कर देते हैं? रिप्लेस कर देते हैं। पर क्या जब वो एक पूरा ह्यूमन बन जाएगा तब रिप्लेस करना पॉसिबल रहेगा, या जब वो एम्ब्रियो रहेगा? तो जब वो एम्ब्रियो रहेगा तब रिप्लेस करना सबसे बेस्ट रहेगा, सबसे रिप्लेस करना बेस्ट रहेगा। ऐसा क्यों सर? एम्ब्रियो में क्यों बेस्ट रहेगा? क्योंकि एम्ब्रियो में इनर सेल मास होता है, इनर सेल मास होता है जो बॉडी के बाकी सभी सेल्स बनाता है, जो बॉडी के बाकी सभी सेल्स बनाता है। तो जब इनर सेल मास में जो ये डिफेक्टिव जीन है मैं उसे रिप्लेस कर दूंगा, तो जब वो जो सेल का मास है वो करेगा डिवाइड, तो जो मेरा कलेक्ट किया हुआ जीन है वो भी मल्टीप्लाई करेगा और पूरी बॉडी में फैल जाएगा, हाँ कि ना? ये सर। तो जो हेरिडिटी डिजीज है उसे क्योर किया गया इस तरीके से, जा सकता है इस तरीके से, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। तो जो जीन थेरेपी है, तो जो जीन थेरेपी है बेसिकली, इसमें करते क्या है? ये एक कलेक्शन ऑफ मेथड है, ऐसा नहीं थी सिर्फ आरडीएनए टेक्नोलॉजी या कुछ, ऐसा नहीं है। ये एक कलेक्शन ऑफ मेथड्स है, मतलब कि ये बोल सकते हो आर्सेनल है इसके पास मेथड का, अलग अलग मेथड इसके स्टॉक में है, कि अगर ये मेथड काम नहीं किया तो ये मेथड लगा देंगे।
अगर ये मेथड ये कंडीशन हुई तो ये मेथड लगा देंगे। तो ये बेसिकली मेथड कलेक्शन ऑफ मेथड है, ये कोई एक स्पेसिफिक मेथड नहीं है कि जैसे बोल दो कि ये ऐसे होता है, ऐसा नहीं है। इसका सिर्फ एम सेम है कि जो जो जीन के थ्रू डिजीज फैल रही है या जो जीन में वो आ गई है प्रॉब्लम, उसे ठीक करना है, बस इसका सभी मेथड्स का एम सेम है। बाकी सभी मेथड्स अलग अलग है, हाँ कि ना। जो क्या अलाउ करते हैं, ये अलाउ करते हैं कलेक्शन इन डिफेक्टिव जीन। कलेक्शन इन कलेक्शन क्यों बोलो, कलेक्शन बेसिकली सुधार लाना है ना। तो जो अलाउ करता है कलेक्शन इन डिफेक्टिव जीन, जो अलाउ करता है कलेक्शन इन डिफेक्टिव जीन। डिफेक्टिव जीन में कलेक्शन लाना है, कलेक्शन इन डिफेक्टिव जीन, हाँ कि ना। यस सर, जो डिफेक्टिव जीन है उसमें कलेक्शन लाना है, हाँ कि ना। यस सर, जो कलेक्टिव जीन है यानी डिफेक्टिव जीन है उसमें कलेक्शन लाना है, उसे सुधारना है, हाँ कि ना। ये सर, जो डायग्नोस जनरली किया जाता है बच्चों में, तो बच्चे जब अडल्ट बनेंगे तो उनकी बॉडी ग्लो होगी, सेल डिवाइड करेंगे तो उनमें भी अच्छे से ये जो करेक्शन है ये फैल जाएगा। यह ज़्यादा अच्छा है एम्ब्रियो में रहता है। मतलब एक आदमी तो पता रहता है यार उसकी हेरिडिटी डिजीज है, तो जब उसका बच्चा एम्ब्रियो के फॉर्म में रहता है तो वो डॉक्टर के पास जाके बोल सकता है, हाँ कि ना। यस सर। तो एक मेथड में होता क्या है, जनरली एक ओवरऑल आइडिया लूँ। मेथड में अलग अलग तरीके से किया जाता है, पर एक ओवरऑल आइडिया लूँ तो जीन थेरेपी में करते क्या है, जीन थेरेपी में करते क्या है, मान लेते हैं ये एक सेल है, मान लेते हैं ये एक सेल है और इसके पास है डिफेक्टिव जीन, इसके पास है डिफेक्टिव जीन, हाँ कि ना। यस सर। तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे बेसिकली, इस जीन को मुझे सुधारना है, तो इस जीन को मैं निकालूं और फिर काटूं, उससे अच्छा मैं क्या करूंगा, ये जो सेल है, ये सेल है, सिर्फ अभी तो बड़ा करके बना दिया हूँ, वही सेल है। इसमें क्या करेंगे, इसमें ये डिफेक्टिव जीन है जो सही से काम नहीं कर पा रहा। अब इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं डाल दूंगा अपना कलेक्ट जीन, मतलब जो सही से काम कर पा रहा है, जो सही से काम कर पा रहा है वो जीन डाल दूंगा, हाँ कि ना। ये सर। तब दोनों, अब सही जीन भी है और खराब जीन भी है, तो जो सेल है वो काम करने लग जाएगा, जो सेल है वो काम करने लग जाएगा, सही से काम करने लग जाएगा। जो इसका काम था, जीन था, वो अच्छा वाला जीन कर देगा जो मैंने डाल दिया, हाँ कि ना। यस सर। तो मैंने किया क्या, जो डिफेक्टिव जीन था उसे रिप्लेस ना करते उसके साथ ही साथ में मैंने सही वाला जीन डाल दिया, तो जो डिफेक्टिव जीन सही से काम नहीं कर पा रहा था वो सही से काम करने लग जाएगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना। यस सर। तो कलेक्शन ऑफ, बेसिकली बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट में करते क्या है, बेसिकली जो नॉर्मल जीन है वो डिलीवर कर दिया जाता है, नॉर्मल जीन इज बीइंग डिलीवर to the individuals or the embryo. A normal gene has been delivered into the embryo or individual to take over the function and compensate for non-functional gene. डिफेक्टिव जीन जो है वो काम नहीं कर पा रहा, तो जो कलेक्शन थे हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल जीन को एम्ब्रियो या किसके अंदर डाल देते हैं, एम्ब्रियो या एक इंडिविजुअल के अंदर एडमिनिस्टर कर देते हैं, जो इस जीन की जगह ले लेता है और ये जीन भी सेल में प्रेजेंट लेता है, हाँ कि ना। यस सर। तो पहली जीन थेरेपी की रिपोर्ट या पहली जीन थेरेपी का केस किसके अंदर देखा गया था, पहला जीन थेरेपी का किया गया था, फर्स्ट जीन थेरेपी वाज डन इन, जीन थेरेपी वाज डन इन 1990s, इन 1990, हाँ कि ना। 999, ये 999 नहीं, 990, नौ 1990 में किया गया था, 990 बोल रहा था, 1990 में किया गया था। किस में किया गया था, एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल में, एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल में। मैंने बोला ना, अब ये जनरली बच्चों में किया जाता है या एम्ब्रियो में किया जाता है तो सही रहता है, तो ये एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल में किया गया था। अब इस 4 ईयर ओल्ड गर्ल में क्या प्रॉब्लम थी, इस बच्ची में क्या प्रॉब्लम थी, इस बच्ची में क्या प्रॉब्लम थी, बेसिकली इस बच्ची में क्या था, टी ए डी ए एक तरह वो होता है हमारे बॉडी में, उसकी डेफिशिएंसी थी, ए डी ए डेफिशिएंसी थी,
अब ADA की डेफिशिएंसी होने से क्या हो जाता है, इम्यूनिटी कम हो जाता है, इम्यूनिटी कम हो जाता है, इम्यूनिटी कम हो जाता है और इसके होने के चांसेस लेते हैं, इसके होने के चांसेस लेते हैं, बाकी ना। यस सर। तो ADA के कारण क्या हो रहा था, ADA डेफिशिएंसी के कारण क्या हो रहा था, उसकी जो इम्यूनिटी है वो डिक्रीज कर जा रही थी, उसकी इम्यूनिटी डिक्रीज कर जा रही थी। तो सर ये इसमें क्या था, ADA डेफिशिएंसी क्या था, ADA डेफिशिएंसी, इससे इम्यूनिटी कैसे डिक्रीज हो जा रही थी, तो ये जो सब्सटेंस था ADA, ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी के फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये ADA है क्या सर, आप कब से ADA चिल्ला रहे हो, तो ये है एडिनोसिन डी अमीनेज, ये क्या है, एडिनोसिन डी अमीनेज, ये क्या है, एडिनोसिन डी अमीनेज, ये क्या है, एडिनोसिन डी अमीनेज। और इसका जो जीन है वो 20 क्रोमोसोम में पाया जाता है। हमारे पास कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है, उसमें से जो 20 नंबर का क्रोमोसोम है उसमें इसका जीन पाया जाता है। तो ये क्या है, एक जेनेटिक डिफेक्ट है जिसे ठीक किया गया था, जिसे ठीक किया गया था, हाँ कि ना, हाँ कि ना। यस सर। तो जो ये ADA तो पता है अब क्या है, एडिनोसिन डी अमीनेज, इसकी डेफिशिएंसी होती कैसी थी, इसकी डेफिशिएंसी का कॉज क्या था, इसकी डेफिशिएंसी का कॉज क्या था, बेसिकली बोल सकते हो, बेसिकली बोल सकते हो जो जीन ADA, ADA मतलब एडिनोसिन डी अमीनेज, ये बेसिकली है क्या, ये एक एंजाइम है, ये क्या है, एक एंजाइम है। तो इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल था उसमें क्या आ गई थी, डिप्लीशन आ गई थी, यानी वो जीन अपना काम सही से काम नहीं कर पा रहा था, वो खराब हो गया था, हाँ कि ना, नॉन फंक्शनल हो गया था, हाँ कि ना। तो क्या आ गया था, डिप्लीशन इन जीन आ गया था। और ये जीन किस में प्रेजेंट था, 20 क्रोमोसोम पे प्रेजेंट था, ये जीन किस में प्रेजेंट था, 20 क्रोमोसोम पे ये प्रेजेंट था, हाँ कि ना, 20 क्रोमोसोम पे ये प्रेजेंट था। तो उसमें क्या आ गया था, डिप्लीशन आ गया था, जिसके कारण ये सही से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था ADA एंजाइम को, और उसके कारण इम्यूनिटी क्या हुई थी, गिर जा रही थी। तो लोग, इसका इफेक्ट क्या हुआ, इसका इफेक्ट क्या हुआ, बॉडी में एक टॉक्सिक मटेरियल होता है, इसका इफेक्ट क्या हुआ बेसिकली, इसका इफेक्ट क्या हुआ बेसिकली, बॉडी में एक टॉक्सिक मटेरियल होता है, बॉडी में एक टॉक्सिक मटेरियल होता है, बॉडी में एक टॉक्सिक मटेरियल होता है, बॉडी जो है उसमें एक टॉक्सिक मटेरियल रहता है, एक टॉक्सिक मटेरियल रहता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है डीऑक्सी एडिनोस, उसका नाम क्या है, डीऑक्सी एडिनोस, इसका नाम क्या है, डीऑक्सी एडिनोस, इसका नाम बेसिकली है डीऑक्सी एडिनोस, डीऑक्सी एडिनोस, आगे ना, डीऑक्सी एडिनोस इसका नाम है, आगे ना। ये सर। और ये बॉडी में अगर टूटता नहीं है तो ये बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग जाता है, ये बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है, आगे ना। और जिसके कारण जो बॉडी जो है वो बॉडी के सेल्स डिवाइड नहीं कर पाते, DNA सिंथेसाइज नहीं कर पाते, तो क्या होता है, जो टी सेल्स है, जो टी लिम्फोसाइट्स है, वो भी डिवाइड या बन नहीं पाते, उनका DNA बन नहीं पाता, वो नहीं बन पाते, जिसके कारण इम्यूनिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इस डीऑक्सी एडिनोस को तोड़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन किसकी थी, ये एडिनोसिन डी अमीनेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, वो इस एंजाइम को तोड़े। पर अगर ये एंजाइम टूटता नहीं है तो ये बॉडी में क्या हो जाता है, इसका एक्यूमुलेशन हो जाता है, और जब जब इसका बॉडी में एक्यूमुलेशन हो जाता है तो ये सेल को डिवाइड ही नहीं करने देता, DNA सिंथेसाइज नहीं करने देता। तो अगर ये सेल को डिवाइड नहीं करने देगा, DNA सिंथेसाइज नहीं करने देगा, तो जो हमारा टी लिम्फोसाइट है वो बन भी नहीं पाएगा, वो टी लिम्फोसाइट क्या होगा, बन नहीं पाएगा, टी लिम्फोसाइट बन नहीं पाता, टी लिम्फोसाइट बन नहीं पाएगा, हाँ कि ना, टी लिम्फोसाइट बन नहीं पाएगा, इसकी मात्रा घट जाएगी, और टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट तो बहुत जरूरी है इम्यूनिटी के लिए, तो ना ही टी बन पाएगा ना बी बन पाएगा। तो बेसिकली इम्यूनिटी क्या होगी, बेसिकली इम्यूनिटी क्या होगी, इम्यूनिटी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी, इम्यूनिटी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। अब ये बेसिकली करता क्या है,
बेसिकली इसके एक्यूमुलेशन से कैसे वो लुक जाला है, कैसे डीएनए सिंथेसिस लुक जाता है। तो ये जो डीऑक्सी एडिनोज है, इसकी एक्यूमुलेशन के कारण एक एंजाइम है जिसका नाम है, एक एंजाइम है जिसका नाम है लाइबो न्यूक्लियोटाइड लाइबो न्यूक्लियोटाइड लाइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेस न्यूक्लियो अरे यार लाइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेस, ये एक एंजाइम का नाम है जिसके सिंथेसिस ये डीऑक्सी एडिनोस लोग देता है, जिसका बनना ये डीऑक्सी एडिनोस लोग देता है। अब ये लाइबोन्यूक्लियोटाइड करता क्या है, लाइबोन्यूक्लियोटाइड करता क्या है। लाइबोन्यूक्लियोटाइड बेसिकली आरएनए से क्या बनाता है, डीएनए बनाता है। आरएनए से क्या बनाता है, डीएनए बनाता है। आरएनए से डीएनए बनाता है, हाँ कि ना। अब डीएनए नहीं बनेगा तो ये नहीं, आरएनए से डीएनए नहीं, सॉरी, लाइबोन्यूक्लियोटाइड बेसिकली डीएनए में डीऑक्सी लाइबोन्यूक्लिक एसिड रहता है। बेसिकली मतलब उसमें कैसा न्यूक्लियोटाइड रहता है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, हाँ कि ना, डीऑक्सी लाइबोन्यूक्लियोटाइड रहता है, डीऑक्सी लाइबोन्यूक्लियोटाइड रहता है। तो डीऑक्सी लाइबोस का शुगर रहता है और उसमें जुड़ा हुआ फॉस्फेट ग्रुप और क्या देते हैं, वो लेते हैं नाइट्रोजन ग्रुप, हाँ कि ना। यस सर। तो ये बनेगा कैसे, ये लाइबोन्यूक्लियोटाइड से बनता है, यह समय लाइबोन्यूक्लियोटाइड से बनता है। लाइबोस शुगर क्या हो जाता है, डीऑक्सीफाइड हो जाता है, हाँ कि ना, डीऑक्सीफिकेशन हो जाता है। लाइबोस शुगर था और वो क्या बना देता है, डीऑक्सी लाइबोन्यूक्लियोटाइड। अब इस प्रोसेस में मदद करने वाला एंजाइम कौन है, लाइबोन्यूक्लियोटाइड, लाइबोन्यूक्लियोटाइड रिड्यूस कर लेना, इसीलिए तो ये डीऑक्सी हो गया, हाँ कि ना, रिड्यूस कर देता है। तो जब ये अगर ये एंजाइम ही नहीं बनेगा तो ये क्या होगा, ये भी नहीं होगा। और अगर ये नहीं होगा तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड नहीं बनेगा। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड नहीं बनेगा तो डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी। डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी तो सेल का डिवीजन भी नहीं होगा, सेल का डिवीजन भी नहीं होगा, सेल का डिवीजन भी नहीं होगा। और जिससे नाइन बी सेल बनेगा, नाइन टी सेल बनेगा। तो जो पहले से बी सेल बने हुए हैं, टी सेल बने हुए हैं, बस वही काम करेंगे और उसके कारण नंबर डिक्रीज कर जाएगा, उसके कारण नंबर डिक्रीज कर जाएगा, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। अब बेसिकली नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मल कंडीशन में होगा क्या, नॉर्मल कंडीशन में होगा क्या, नॉर्मल कंडीशन में होता क्या है बेसिकली। नॉर्मल कंडीशन में जब एडीए डेफिशिएंसी होती नहीं तो होता क्या है, जो एडिनोसिन है, जो एडिनोसिन है, ये एडीए के द्वारा, ये एडीए के द्वारा किस में बदल दिया जाता है, आइनोसिन में। किस में बदल दिया जाता है, आइनोसिन में। किस में बदल दिया जाता है, आइनोसिन में बदल दिया जाता है। अब आइनोसिन जो रहता है ये डीएनए सिंथेसिस, डीएनए रिपेयर, प्रोटीन प्रोडक्शन और डीएनए को रिप्रोड्यूस करने के लिए सिग्नल देता है आइनोसिन। ठीक है, आइनोसिन सेल को बताता है यार अब तुझे वो करना है, मल्टीप्लाई करना है, डीएनए के मल्टीप्लिकेशन में मदद करता है, हाँ कि ना। ठीक है। तो जनरली ये जनरल कंडीशन में एडीए एडीएन आइनोसिन बना रहा है एडिनोसिन से, जो क्या मदद कर रहा है, सेल के डिवीजन और डीएनए सिंथेसिस में। पर एडीए डेफिशिएंसी में एडीए डेफिशिएंसी में जो एडिनोसिन है, जो एडिनोसिन है, एडिनोसिन जो है, ये क्या होता है, एडीए से नहीं मिलता, एडिनोसिन तो एडीए नहीं मिलता, आगे ना। तो ये क्या बन जाता है, डीऑक्सी एडिनोस बन जाता है। ये क्या बन जाता है, डीऑक्सी एडिनोस बन जाता है और जिसका एक्यूमुलेशन हो जाता है, हाँ कि ना। यस सर, ये क्या बन जाता है, डीऑक्सी एडिनोस बन जाता है, जो क्या है, एक टॉक्सिक मटेरियल है, इसका क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है। अब इसका एक्यूमुलेशन होता है तो क्या लोड देता है, ये डीएनए की सिंथेसिस को लोग देता है, डीएनए के रिपेयर को लोग देता है, सेल ग्रोथ को लोग देता है, जिसके कारण सेल मरने लग जाते हैं, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। अब इसकी दो वो है, इसे डिलीट करने के तरीके दो है, इसे डिलीट करने के तरीके दो है, हाँ कि ना। इसे डिलीट करने के तरीके दो है, एक है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, इसका नाम तो सुने ही होगे कभी ना कभी।
इतना ज़्यादा टीवी वीवी में दिखाता है। एक है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, एक है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। एक क्या है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, एक क्या है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, एक क्या है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। आगे ना, यस सर, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी एक। तो इसमें होता क्या है बोन मैरो ट्रांसप्लांट में, इसमें क्या लेता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट आइडेंटिकल ट्विंस में ही किया जाता है, क्योंकि जिंदगी भर वरना इम्यूनो सप्रेशन और स्टेरॉइड लेने पड़ जाते हैं। तो ठीक किसी और से बोन मैरो लेंगे तो वो हमारी सेल पहचान जाएगी, हमारी इम्यूनिटी पहचान जाएगी, तो वो हमारी बॉडी का नहीं है तो उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, बोन मैरो का रिजेक्शन हो सकता है। इससे अच्छा आप सिर्फ ट्विंस में कर लो, आइडेंटिकल ट्विंस में बोन मैरो कर लो, वरना बाकी सब में एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कर दो, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी बाकी सब में कर दो। तो अगर आप किसी और से लोगे तो वो बोन मैरो हमारी बॉडी पहचानेगी नहीं, जिससे इम्यूनिटी, जो हमारी इम्यूनिटी के सेल्स है वो उसे रिजेक्ट कर सकते हैं, जो बच्चे को से सेल्स है। इसीलिए बोन मैरो सिर्फ आइडेंटिकल ट्विंस में किया जाता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट सिर्फ आइडेंटिकल ट्विंस में किया जाता है, तो उनमें रिजेक्शन नहीं आता। हाँ कि ना, यस सर, वरना बाकी सब में एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कर दो। अब एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में करते क्या है, बेसिकली जिस आदमी को एडीए डेफिशिएंसी है उससे टी सेल्स लेते हैं, उससे क्या लेते हैं, टी सेल्स लेते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर जिस आदमी को एडीए डेफिशिएंसी नहीं है, जिसके पास एडीए वाला जीन नॉर्मल है, उसके एक सेल से एडीए का एक जीन एक्सट्रैक्ट करते हैं, पीसीआर की प्रोसेस से मल्टीप्लाई करते हैं और इस टी सेल के अंदर डाल देते हैं, वेक्टर की मदद से इस टी सेल के अंदर डाल देते हैं। आगे ना, ये सर, जब इस टी सेल के अंदर डाल दिए तो अब इसके पास क्या आ गया, नॉर्मल एडिनोसिन डीअमीनेज का जीन आ गया, नॉर्मल जीन ऑफ एडिनोसिन डीअमीनेज आ गया। मतलब अब ये एडिनोसिन डीअमीनेज बनाएगा और फिर इस टी सेल को वापस से किस में डाल दिया जाता है, यानी वापस से किस में डाल दिया जाता है, वो जिस पर्सन तो वो नहीं लेता, बेसिकली बोल सकते हो एडीए डेफिशिएंसी, मतलब जिससे बॉडी से टी सेल लिए थे उसी की बॉडी में वापस डाल दिया जाता है। हाँ कि ना, तो किए क्या, बेसिकली मान लेते हैं ये एक पर्सन था जिसे एडीए डेफिशिएंसी थी, जिसे एडीए डेफिशिएंसी थी। हाँ कि ना, अब इससे क्या लिए, इससे टी सेल्स लिए, इससे क्या लिए, टी सेल्स लिए। हाँ कि ना, यस सर। और ये एक नॉर्मल पर्सन था, ये एक नॉर्मल पर्सन था जिसमें एडीए डेफिशिएंसी नहीं थी, तो इसमें जो एडीए का जीन है वो भी नॉर्मल था, इसमें एडीए का जीन भी नॉर्मल था। तो इससे क्या लिए, ये क्या लिए, ये जीन ले लिए, एडीए वाला जीन ले लिए और इसे वेक्टर में क्या किए, इनकॉर्पोरेट कर दिए, इसे वेक्टर में इनकॉर्पोरेट कर लिए, वेक्टर में इनकॉर्पोरेट कर लिए। फिर पीसीआर के थ्रू इसका क्या कर लिए, एम्पलीफिकेशन कर दिए, इसका एम्पलीफिकेशन कर लिए, इसका एम्पलीफिकेशन कर लिए। अब इस पीसीआर के बाद ये जो वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना मेरे पास, इसे मैं किस में डाल दूंगा, इन टी सेल्स में डाल दूंगा, इन टी सेल्स में डाल दूंगा। तो अब ये टी सेल्स के पास क्या आ गया, वो जीन आ गया जिसमें जो एडीए के लिए कोड करता था, जो एडीए के लिए कोड करता था। पहले टी सेल्स में डिफेक्टिव जीन था, पर अब नॉर्मल जीन भी आ गया, तो नॉर्मल जीन अपना काम तो करेगा ही, तो एडीए क्या होगा, नॉर्मली सिक्रीट होगा। हाँ कि ना, तो ये जो टी सेल्स है, ये जो टी सेल्स है जिनके अंदर ये नॉर्मल जीन है, इसे वापस से ये एडीए डेफिशिएंसी वाले पर्सन के अंदर डाल दिया जाता है। और क्योंकि ये टी सेल्स इसी पर्सन थे तो कोई रिजेक्शन रिजेक्शन भी नहीं आना है। हाँ कि ना, ये सर, तो इसे वापस इसके अंदर डाल दिया जाता है। बस सर,
टी सेल्स तो लिम्फोसाइट के सेल्स है और कभी ना कभी तो मर ही जाएंगे। हाँ, तो ये हमेशा के लिए तो टिकेगा नहीं, तो मेरा आंसर क्या है? यस, हमेशा के लिए टिकेगा नहीं। तो क्या जीन थेरेपी बार बार करवानी पड़ेगी? तो आंसर क्या होगा? हाँ, जीन थेरेपी बार बार करवानी पड़ेगी एक रेगुलर इंटरवल में। हाँ कि ना? यस सर। मरने से तो अच्छा वही है। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, ठीक है, वो बता देते हैं, ये ज़्यादा अच्छा है मानने से तो। फिर इसके ड्रॉबैक्स क्या है? इसके बेसिकली ड्रॉबैक्स क्या है? कुछ तो ड्रॉबैक्स होंगे, कुछ तो नुकसान होंगे इसके भी। तो इसके ड्रॉबैक्स क्या है बेसिकली? इसके ड्रॉबैक्स है कि पेशेंट, इसके ड्रॉबैक्स क्या है बेसिकली, ये समझना है हम लोग तो। इसके ड्रॉबैक्स क्या है? इसके ड्रॉबैक्स बेसिकली ये है, इसके ड्रॉबैक्स बेसिकली ये हैं कि इसमें पेशेंट को है ना, इसमें पेशेंट को रेगुलरली आना पड़ता है, पीरियोडिकली इन्फ्यूजन करवाना पड़ता है, पीरियोडिकली डायग्नोस किया जाता है, पीरियोडिक डायग्नोसिस इसका किया जाता है, पीरियोडिक उस हर एक समय के बाद उसे आना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक बार डॉक्टर के पास गया बस उसका सॉल्यूशन मिल गया, ऐसा नहीं। उसे एक समय के बाद बार बार आना पड़ेगा। दूसरा है, दूसरा क्या है कि दोनों जो है, दोनों जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोलो या जो तेरा जीन थेरेपी, जो वो बता देते हैं एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है, दोनों ही क्या है? दोनों ही कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है, दोनों से ही कंप्लीटली क्योर नहीं होता। तो ये क्या नहीं है? नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव। क्या है ये? बेसिकली नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव, दोनों ही कंप्लीटली क्योर नहीं कर पाते, दोनों कंप्लीटली क्योर नहीं कर पाते। हाँ कि ना? यस सर। दोनों कंप्लीटली क्योर नहीं कर पाते। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। तो ड्रॉबैक क्या? पीरियोडिक डायग्नोसिस की मतलब समय, एक समय के बाद जाना पड़ता है कि मान लेते 120 दिन हुए, फिर जाओ, फिर 120, फिर जाओ। हाँ कि ना? तो कंटिन्यूसली हर थोड़े समय बाद जाना पड़ता है डॉक्टर के पास। दूसरा क्या ड्रॉबैक है कि मान लेते हैं, चलो ये सॉल्यूशन तो है कौन, जीन थेरेपी, ये निता देते हैं एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ये सॉल्यूशन तो है, पर ये कम्प्लीटली क्योर नहीं कर पाते, ये कम्प्लीटली क्योर नहीं कर पाते। हाँ कि ना? ये सर। बोन मैरो में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है, और पीरियोडिक यानी बता देते हैं जो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी है उसमें तो बार बार जाना ही पड़ता है। हाँ कि ना? ये सर। तो इसका अल्टीमेट आंसर क्या है? इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है? इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन है जीन थेरेपी। इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन है जीन थेरेपी। एडीए डेफिशिएंसी का अल्टीमेट सॉल्यूशन जो है वो है जीन थेरेपी। हाँ कि ना? हाँ कि ना? ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं बेसिकली, एक हेल्दी पर्सन लेते हैं, एक हेल्दी पर्सन लेते हैं और उसके बोन मैलो से क्या निकाल लेते हैं? उसके मैलो से, बोन मैलो से ये एडीए का जीन निकाल लेते हैं, ये एडीए का जीन निकाल लेते हैं, ये एडीए का जीन निकाल लेते हैं और इसे एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही, एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही उस बच्चे के अंदर घुसेल देते हैं, उस बच्चे के अंदर एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही घुसेल देते हैं। आगे ना, अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में घुसेल देते हैं। तो जो इनर सेल मास है वो उसके अंदर क्या आ जाता है? एडीए का कलेक्टिव जीन या एडीए का अच्छा वाला जीन। तो वो जब मल्टीप्लाई करता है तो अच्छा वाला जीन भी मल्टीप्लाई करते पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो यही परमानेंट क्योर है। तो अगर मैं पूछूं कि इनकम्प्लीट क्योर क्या है, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। और जीन थेरेपी क्या है? परमानेंट क्योर। ये परमानेंटली क्योर कर देती है, पर इसके लिए बच्चा जो है वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में होना चाहिए। जैसे पेरेंट्स को पता है यार हमारी जो फैमिली है उसमें एडीए की डेफिशिएंसी देखी जा रही है, तो ये हेरिडिटी रहती है। तो वो जब उनका बच्चा होगा, जब एम्ब्रियोनिक लाइफ में होगा, तो वो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर से वो लेंगे सलाह, या डॉक्टर भी बोल देगा जब वो पहले चेकअप के लिए जाएंगे कि आप तो ईडीए जीन थेरेपी करवा लेनी चाहिए, ईडीए इससे क्योर हो जाएगा। तो लोग करवाएंगे तो क्या लेंगे? पेरेंट्स या मदर या किसी से अच्छा वाला ईडीए वाला, ईडीए का जीन लेंगे और फिर उसे अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में स्टेम सेल्स में घुसेल देंगे, किसके? एम्ब्रियो के। अब स्टेम सेल जो है एम्ब्रियो के इनर सेल मास, वो पूरी बॉडी के सेल्स को बनाते हैं, तो ये भी जो है ये पूरी बॉडी में फैल जाएगा अच्छा वाला जीन, मतलब ईडीए अच्छे से बनेगा, जिस जो परमानेंट क्योर
हो जाएगा, जो परमानेंट क्योर हो जाएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।